हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा। जय श्री राम। योगेश अनंत काले। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कल हमने देखा कि हमारे मराठी सरदारों की मदद से ये निजाम मराठा मुल्क में उपद्रव करने की हिम्मत कर पाया। पुणे शहर और आसपास का इलाका जो है ये दो हिस्सों में बढ़ गया था, और पुणे शहर बढ़ जाना ये हमारे हिंदवी स्वराज्य के मात्र 40 वर्ष के स्थापना बाद ये अधोगति का परमोच्च क्षण था, क्योंकि मात्र 100 किलोमीटर पे बैठा शाहू अपने दादाजी ने बसाया हुआ शहर जो पूना था अपने पास नहीं रख सका था। एक तरह से निजाम ने स्वराज्य पर पूरा कब्जा करने की योजना बनाई थी, और वो सफल होती दिख भी रही थी। 1713 के अंत में नए मुगल सरदार चंद्रसेन जाधव और निम्बाड़कर और गाडगे इन्होंने पुणे पर धावा बोल दिया। पुणे से 30 किलोमीटर दूर इनका मुकाबला बालाजी विश्वनाथ पेशवा से हुआ। बालाजी ने स्वयं इस लड़ाई में पराक्रम दिखाया है। बखरकार करते हैं कि 2 सूर्योदय बालाजी युद्ध भूमि से लड़ रहा था। दूसरी तरफ कौन थे? ये खटावकर, दमाजी, थोरात, संभाजी, राजसभाई का लड़का। निजाम ने शाहू के विरुद्ध इनको पहले उकसा दिया था, तो ये भी बालाजी के सामने खड़े थे, और बालाजी के साथ अब आंग्रे आ गए थे। तो अंग्रेजी का साथ लेकर 3 फ्रंट पे एक साथ पेशवा लड़ रहा था। लक्ष्य था पुणे को बचाना। पुणे में निजाम के लिए एक कारोबार देखने वाला बंदा था, नाम था बाजीराव कदम। उस बाजीराव कदम को बालाजी विश्वनाथ पेशवा ने लालच दिखाकर फिर एक बार स्वराज्य में खींच के वापस लाया, और निजाम का पुणे शहर का जो कार्यालय था वो पूरी तरह से पेशवा ने जमी दोस्त कर दिया। उनकी रक्षा करने वाले थे 20 पठान। अब 20 पठानों को तुरंत मौत के घाट भी उतार दिया गया। नवंबर 1715 में लगातार 1.5 साल की बालाजी की मेहनत रंग लाई। ये हमारे सभी गुलाम, गद्दार, इन सबको बालाजी ने सबक सिखाया, और सातारा से पुणे कोंकण तक का इलाका फिर स्वराज्य में लेके आने का काम बालाजी ने किया। 1715 के अंत आते आते युवा बाजीराव अपनी पिता की पूरी तरह से मदद कर रहा था। रणनीति, राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति, इन सभी अंगों का नजदीकी से अभ्यास कर रहा था, शामिल भी उसमें हो रहा था। लेकिन मैंने जैसे कहा कि फर्रुख सियार था पागल, बहादुर शाह वो भी पागल। तो फर्रुख सियार ने 1713 से 1715 सारे दक्खन इलाके का जो प्रमुख था, 6 सूबों का अमलदार, सूबेदारों का अमलदार निजाम, अब पता नहीं उसने क्या किया, उसने पद से हटा दिया। वैसे देखा जाए तो निजाम जो था ये योद्धा भी था और एक रणनीतिज्ञ बुद्धिमान भी था। इस पूरे इलाके में वो अच्छी पकड़ रख रहा था, लेकिन फिर भी इन दिल्ली वालों ने उसको पद से हटा दिया। तो मात्र 2 साल निजाम को मिले।
लेकिन इन 2 सालों में निजामों ने मराठों का बड़ा नुकसान किया। अब अमलदार एक सैयद को नियुक्त किया, उसका नाम है सैयद हुसैन अली। दिल्ली में सैयदों ने जो रंग दिखाए थे उसका विस्तृत वर्णन मैंने किया है, ये अली उनमें से ही एक है। ये बंदा 5 साल तक दक्कन का प्रमुख सूबेदार रहा था। 1720 तक सैयद अब्दुल्ला और सैयद हुसैन, इन दोनों की जोड़ी ने भूतो न भविष्यति उत्पात मचाया है मित्रों। यह सैयद खानदान मूलतः मेसोपोटामिया का, इराक, ईरान, सीरिया तक ये पूरा का पूरा प्रांत फैला हुआ था। इसमें ईरान और सीरिया के बॉर्डर का एक छोटा सा वासित इलाका है। ये इलाके में ये सैयद रहते थे। ये सैयद प्रथम था सरहिंद, जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ भटकते भटकते आए। खानाबदोश कबीले वाले जो थे, उनको तो बस मारकाट करनी आती थी, बाकी कुछ तो आता नहीं था। तो इसलिए नौकरी की लालच में ये सरहिंद चले आए थे। अकबर के फौज में ऐसे बहुत सारे सैयद एक ही वही गांव के एक साथ नौकरी करते थे। इसी सैयदों में से एक सैयद था अब्दुल। पंक्चर वाला अब्दुल नहीं, मैं अब्दुल ही कह रहा हूँ, वो उसका नाम था भाई। वो मर के हो गया अभी 400 साल। पंक्चर वाला अब्दुल कभी नहीं मरेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक अब्दुल सैयद था, ये औरंगा के पास नौकरी करता था। औरंगा ने इसे कर्नाटका बीजापुर का सूबेदार बनाया था। बाद में फिर उसे वहां से उठा के अजमेर भेज दिया। इस अब्दुल सैयद के मित्रों 28 बेटे और अनगिनत बेटियां थी। काम अब्दुल्ला तब भी वही करता था, आज भी वही कर रहा है। 28 बेटे और अनगिनत बेटियां अब्दुल सैयद के। हसन और हुसैन अली ये सैयद बंधु भी ये अब्दुल्ला के 28 में से 2 बेटे हैं। 1712 में हसन 46 साल का और हुसैन 44 साल का हो गया था। हसन को तब तक कुतुबुल मुल्क का किताब भी राजा ने सुल्तान ने दे दिया था। 1697 और 98 में ये विदर्भ मराठवाड़ा में भी सैयद बंधु रह चुके थे। बाद में जादव की लड़ाई हो गई। आपको बताया कि बहादुर शाह ने इस पे हमला किया काम बख्श में, और काम बख्श को मार के वो फिर सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान बना। तो उस जादव की लड़ाई में ये सैयद बंधु ने पराक्रम दिखाया था। 1708 में हसन की बहार और हुसैन को प्रयागराज की सूबेदारी देने का काम बहादुर शाह ने किया, और इसी साल इन्होंने फर्रुख सियार जो नादान था उसका सार्वजनिक रीत्या पक्ष उठाया है। ये 1707 से 1720 तक का स्वयं मुगलों का इतिहास रक्त रंजित और रोचक, बड़ा रोचक इतिहास है। आप कृपया प्लेलिस्ट में आप ढूंढो एपिसोड, अत्यंत रोचक इतिहास है। अय्याश, अहंकारी, LGBT प्रेमी, निर्बुद्ध आतताई फर्रुख सियार को सामने वाले कोई भी इंसान हो, ना तो उसकी समझ थी ना उसके प्रति आदर भाव भी था। अपनी अय्याशी में धुत फर्रुख सियार ने सैयद बंधु जैसे ईमानदार और एकनिष्ठ साथीदार को भी अपने से अलग किया। जनवरी 1713 में जैसे ही उसने दिल्ली प्रवेश किया, उसने सैयद को ढकेल के उसकी पदावनीति कर दी। अब सैयद की संपत्ति पर लगातार कब्जा करने की कोशिश बादशाह ने की। सैयद बंधु की मौत की योजना भी वो लगातार करता रहा।
फर्रुखसियार गद्दी पर बैठा उस वक्त 1713 में दिल्ली के राजनीति पर राजपूतों का वर्चस्व बड़ा था। मारवाड़ के हमारे राणा अजीत सिंह, वैसे अजीत सिंह फर्रुखसियार के ससुर भी थे, क्योंकि आप उन्होंने अपनी बेटी, ये बताया है मैंने आपको पूरा, अजीत सिंह को अपनी बेटी फर्रुखसियार को देनी पड़ी थी। तो यहीं राणा रंजीत सिंह मारवाड़ के, इन्होंने मारवाड़ स्वतंत्र कर लिया और अजमेर के खूनी कुत्ते जो मौलवी वहां पे लूट रहे थे, उनको अजमेर से भगा के अजमेर को मारवाड़ से जोड़ दिया। आना सागर फिर स्वतंत्र हो गया। अब इस दोगले सियार ने हुसैन अली को अजमेर भेजा, और वही इस समय अपने ससुर राणा अजीत सिंह को एक पत्र लिखा। पत्र में फर्रुखसियार कहता है, राणा जी, आप हसन अली को पराभूत करके मार डालो, उसके इलाके का पूरा टैक्स और उसकी निजी संपत्ति मैं आपको देने का वादा करता हूं। यानी आप इन जैसे भांडों को दोगले, इसको मानव जात कहेंगे? अरे प्राणी भी कुछ नियमों का पालन करते हैं भाई, ईमानदार होते हैं, थोड़े से का हो ना। पर मैं इसको क्या कहूं भाई, इसको तो मैं इंसान भी नहीं कह सकता। 1713 से जुलाई 1714 तक दोनों अजमेर के पास राणा जी और सैयद अली लड़ते रहे। इसमें हुसैन भारी पड़ गया तो अजीत सिंह जो थे उन्होंने उससे संधि कर ली और अपने एक बेटी बादशाह को देने का वादा किया। उसी समय अजीत सिंह जो थे उन्होंने और एक काम किया। अजीत सिंह जी ने वो सियार के जो उनको लिखे हुए पत्र थे वो हुसैन अली को दे डाले। हुसैन अली को अब पूरा षड्यंत्र समझ आया कि गत 4 साल से क्या चल रहा था। उसने दरबार में जाना हुसैन अली ने छोड़ दिया, पूरा छोड़ दिया। सियार ने फिर बाद में उसको दक्खन भेजा। अब ये हुसैन अली दक्खन आ रहा था, ये सुन के अब निजाम छत्रपति संभाजी नगर से चलता बना और फिर दिल्ली आ गया, क्योंकि उसको पता चला था कि भाई सैयद बंधु में से एक यहाँ आ रहा संभाजी नगर में। बखरकारों ने स्पष्ट लिखा है कि हुसैन अली दिल्ली से छत्रपति संभाजी नगर आते बीच रास्ते में एक जगह पे निजाम और हुसैन दोनों भी एक ही गांव में रुके थे। एक दिल्ली से दक्खन आ रहा था, दूसरा दक्खन से दिल्ली जा रहा था, लेकिन दोनों ने ना तो एक दूसरे से बात की, ना आंख से आंख मिलाई। अब पता चला आपको कि ये शिया सुन्नी ये मसला क्या है। ये 712 से चला आ रहा है, ये 640 से चला आ रहा है भाई, ये अभी का नहीं है। कि टीवी पे उम्मियत मुसलमान एक एक घंटा जो भोगते हैं ना, सारों के कलुषित मैंने बता रहा हूं आपको। सियार को दोनों नापसंद थे, वही निजाम को हुसैन नापसंद था। केवल और केवल जर जोरू जमीन को हथियाने के होड़ में ये सारे मोमिन एक साथ आए थे। कोई नीति नहीं, नियम नहीं, प्रेम नहीं, स्नेह, आदर, एकनिष्ठता, ईमानदारी, दया, माया, औदार्य कुछ नहीं है। बस जर जोरू जमीन। इसलिए सारा विश्व ये जो कहता है ना कि ये कट्टर इस्लामी जैसे पाकिस्तान वाले होते हैं, ये पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच सकते हैं। इन तीनों में सबसे बुद्धिमान, सबसे शातिर ऑब्वियसली निजाम था। भाई अमीर मुल्क को छोड़ के उसे जाना पड़ा था, लेकिन धैर्य दिखाते हुए
दिल्ली में ये सैयद बंधु के विरुद्ध चल रहे षड्यंत्र का निजाम हिस्सा नहीं बना था। वही दिल्ली में निजाम की ताकत और बुद्धिमत्ता से सीआर वहां पे परेशान था। निजाम का अपना अपमान करने हेतु निजाम को दक्कन से उठा के मुरादाबाद का सूबेदार बनाने का निश्चय फर्रुख सीआर ने किया। आते हैं 1718 में। 1718 में सीआर ने ससुर अजित सिंह का साथ मांगा। उन्होंने सैयद को अपनाया। निजाम भी तैयार नहीं था तो इस मूर्ख ने उसे ही भाई नौकरी से निकाला। इसका मूर्खतापूर्ण व्यवहार देखा। मूर्खतापूर्ण व्यवहार देख के मैं हुसैन को इसने फिर दिल्ली बुलाया। सेहत का बहाना करके ये फरवरी 1719 में ये दिल्ली आया। ये पूरे घटनाक्रम का अभ्यास के मेरे जैसे इतिहास के जो विद्यार्थी है पूरी की पूरी परिस्थिति को समझने के लिए ये काफी है। दूसरा, इससे हमारे इतिहास में हमसे जो भूल गलतियां हुई है ना उसका भी मित्रों पता चलता है। वही हमारे समाज की बदलती मानसिकता क्या थी, उनसे निर्णय कैसे हुए, उनमें सामाजिक विकृतियां क्या क्या थी, इसका भी पता चलता है। अतीत से ही तो वर्तमान की परिस्थिति बनती है भाई। अब विकृतियां मालूम है, दोष का भी हमें पता है, लेकिन फिर भी हमारी आंखें अभी भी बंद क्यों हैं? वही सब हम आज भी दोहरा रहे हैं। वंदे मातरम।